सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये जेपीएससी मेंस पेपर 5 की क्लास हो रही है, जिसमें सेक्शन 1 को हमने शुरू किया है। इस क्लास में हमने लोकवीर को कंप्लीट कर लिया, जो कि चैप्टर 6 था, और अभी हम लोग कर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि कर क्या है और कर निर्धारण करने की प्रमुख विधियों का उल्लेख करें। तो कर क्या है? तो नागरिक के द्वारा कोई भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, या फिर सरकार के द्वारा नागरिक को सेवा प्रदान की जाती है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या फिर आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में जो भी सरकार हम लोग को व्यवस्था प्रदान करती है, तो उसके लिए सरकार एक निश्चित धन हम लोग से वसूलती है, जिसका प्रयोग राष्ट्र के हित में किया जाता है। वही हम लोग का क्या कहलाता है? कर कहलाता है। तो सरकार अपने नागरिकों के द्वारा उत्पादन एवं दी गई सेवा पर एक अनिवार्य भुगतान की मांग करती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में प्रदान की गई व्यवस्था के तहत एक निश्चित धन की वसूली जो कि राष्ट्र हित में करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। अब कर की विशेषता क्या है? तो कर जो होता है वो अनिवार्य होता है, इसको भुगतान करना ही पड़ता है। कर से हम सरकार की जो भी आय होती है उसका उपयोग वे सामान्य हित के लिए ही करते हैं, सार्वजनिक हित के लिए ही करते हैं। हम लोग जो कर देते हैं उसके बदले में सरकार हम लोग को कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं करती है, क्योंकि कर ही हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि सरकार हमें बहुत प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रही है। यानी कि कर देने के लिए हम लोग को कोई एक्स्ट्रा लाभ प्रदान नहीं किया जाता। अब चौथा पॉइंट क्या है कि कर वस्तु पे या फिर संपत्ति पर लगाया जाता है, लेकिन इसका भुगतान कौन करता है? तो व्यक्ति ही करता है। हम ही लोग करते हैं इसका भुगतान, लेकिन लगता किस पर है? वस्तु पर या फिर हमारी संपत्ति पर। और अगर हम लोग कर देते हैं यानी कि हम लोग की संपत्ति में से कुछ धन हम लोग को त्याग करना पड़ता है, लेकिन यह क्या होता है? समाज के लिए प्रतिकूल त्याग होता है, और कर सेवा का लागत मूल्य नहीं है। फिर छठा क्या हो गया कि करारोपण जो वो वैधानिक सत्ता पर आधारित और निर्धारित होता है। तो ये सारा चीज़ हो गया कर की विशेषता। अभी कराधान का प्रकार क्या क्या है? तो 3 प्रकार से कराधान हम लोग कर सकते हैं। एक क्या हो गया? प्रगतिशील कराधान, दूसरा अप्रगतिशील कराधान, और तीसरा समानुपातिक कराधान। तो प्रगतिशील कराधान व्यवस्था में क्या हो जाएगा कि इसमें जैसे जैसे हमारा आय में बढ़ोतरी होगी उसी प्रकार से टैक्स में भी हम लोग का बढ़ोतरी होगा। यानी कि जिसके पास कम पैसा है उसे कम टैक्स देना होगा, लेकिन जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ेगी उन्हें ज़्यादा पैसा यानी ज़्यादा टैक्स देना होगा। यानी कि जिनके पास उच्च आय होगा उन्हें अधिक मात्रा में निम्न आय वाले से टैक्स प्रदान करना होगा। तो इस व्यवस्था में आय वृद्धि के साथ साथ कर की प्रतिशतता में भी बढ़ोतरी होती है। यानी कि उच्च आय वाले वर्गों पर अधिक प्रतिशत कर और निम्न आय वाले वर्गों पर कम प्रतिशतता कर आरोपित की जाती है। यानी कि जिसके पास ज़्यादा धन होगा उसको अधिक कर देना होगा, जिसके पास कम धन होगा उसको कम कर देना होगा। तो यही है प्रगतिशील कराधान व्यवस्था। अब है कि प्रगतिशील कर यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जो धनी लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, उनका दायित्व भी समाज के लिए ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार इनके आय से अधिक मात्रा में कर की वसूली करती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपया अगर कमा रहा है, तो वैसी स्थिति में सरकार अगर इससे 30 करोड़ रुपया टैक्स ले रही है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा उसके लिए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या चाहेगा कि हम टैक्स को नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ब्लैक मनी यानी कि कालाधन की समस्या उत्पन्न होने लगेगी। और इसमें क्या हो गया कि जो निम्न आय वाले वर्ग के लोग हैं तो उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ता है, तो उन्हें ज़्यादा असर नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अधिक व्यक्ति के लिए अधिक टैक्स जो होता है वो उनके लिए लाभदायक हो जाता है, दंड के समान हो जाता है। तो यह व्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक आय एवं संपत्ति वाले लोगों को अधिक दायित्व का वहन करना चाहिए, लेकिन यह व्यवस्था अधिक आय अर्जित करने वाले के लिए एक दंड के समान है, क्योंकि इन वर्गों से ही अधिकतम मात्रा में राजस्व वसूले जाते हैं। और यह विधि दुर्बल एवं पिछड़े वर्गों को संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन इस व्यवस्था में कर चोरी की संभावना भी अधिक होती है, क्योंकि अधिक आय वाले वर्ग राजस्व से बचने के लिए यानी कि टैक्स से बचने के लिए अपना वास्तविक आय को भी प्रदर्शित नहीं करते हैं, और परिणाम स्वरूप काले धन की समस्या अत्यंत गहरी होती जाती है। ये हो गया प्रगतिशील कराधान व्यवस्था, जिसके अंतर्गत अमीर व्यक्ति से अधिक मात्रा में टैक्स लिया जाता है और गरीब व्यक्ति से कम मात्रा में टैक्स लिया जाता है। अब आएगा सेकंड पॉइंट हम लोग का आएगा अप्रगतिशील कर व्यवस्था एवं प्रतिगामी। तो इसमें क्या हो गया
इसमें जैसे जैसे आय में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे टैक्स में कमी किया जाएगा, यानी कि जितना कम आमदनी उतना ज़्यादा टैक्स, यानी कि ये प्रगतिशील कर के उल्टा चल रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, आमदनी में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे टैक्स में कमी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो निर्धन लोग हैं उनको टैक्स अधिक पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे का मोटिव ये है कि अगर निर्धन व्यक्ति से यानी कि कम आय वाले व्यक्ति से अधिक टैक्स लिया जाए तो कहीं ना कहीं वे चाहेंगे कि वे अपने सैलरी को, इनकम को बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वे अन्य कार्य करेंगे जिससे कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और परिणाम स्वरूप वे कम कर देंगे। तो अब प्रगतिशील कर व्यवस्था क्या हो गया? तो इस व्यवस्था में कर की प्रतिशत आय वृद्धि के साथ घटती जाती है, यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ेगा वैसे वैसे कर घटेगा। यानी कि निम्न आय वर्गों पर उच्च प्रतिशत कर और उच्च आय वाले वर्गों पर अपेक्षाकृत कम कर प्रतिशत का कर अधिरोपित किया जाता है। अब क्या है कि इस विधि में अधिक आय अर्जित करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाता है और सभी लोगों को उच्च आय के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इस विधि के अंतर्गत समाज के जो निम्न वर्ग हो गए, दुर्बल और पिछड़े वर्ग हो गए, उन पर राजस्व का बोझ अधिक हो जाता है, जो कि वास्तविक रूप से प्रभावित नहीं है। और यह विधि जनतांत्रिक संकल्पना के अनुसार नहीं है, अतः इसका प्रयोग विशेष क्षेत्रों में ही किया जाता है। उदाहरण स्वरूप भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अब प्रगतिशील कर व्यवस्था के आधार पर ही प्रचलित है। यानी कि यहाँ पर अधिक आय अर्जित करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है ताकि वे प्रोत्साहित होंगे और फिर से और अधिक आय अर्जित करना चाहेंगे। और जो निम्न वर्ग है, जो दुर्बल वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, उन पर ये राजस्व का बोझ हो जाता है, जो कि वास्तविक रूप से इसको प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं ये हर क्षेत्र में लागू नहीं है, कुछ ही विशेष क्षेत्र में अप्रगतिशील कर को लागू किया गया है। जैसे कि देखा जाए तो भारत में केंद्र उत्पाद शुल्क पर अप्रगतिशील कर व्यवस्था लागू है। अब आता है समानुपातिक कराधान व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर है या कोई व्यक्ति गरीब है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें कर जो होता है वो हर व्यक्ति को समान देना पड़ता है। तो यह विधि समान दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी कर की दर सभी आय वर्ग वाले वर्गों के लिए एक समान होती है। यानी कि आय एवं संपत्ति की मात्रा से कर की दर प्रभावित नहीं होती है। जैसे कि प्रगतिशील कर में था, ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा टैक्स, कम पैसा तो कम टैक्स। लेकिन समानुपातिक कराधान व्यवस्था में ऐसा नहीं है, चाहे ज़्यादा पैसा हो या कम पैसा हो, टैक्स एक समान लगेगा। और यह विधि समान कर दर के बावजूद भी उदासीन नहीं है, क्योंकि इस विधि में उच्च आय वर्ग वाले लोग को लाभ प्राप्त होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि 1000 रुपया कमा रहा है और कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपया कमा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रगतिशील कर था वो 1000 वाले से कम टैक्स लेता था और 10,000 वाले से अधिक टैक्स लेता था। परिणाम स्वरूप 10,000 वाले को कम लाभ होता था। लेकिन समानुपातिक कर में क्या हो गया कि इन दोनों व्यक्ति से एक समान कर लिया जा रहा है। अगर 1000 वाले से 100 रुपया कर लिया जा रहा है तो 10,000 वाले से भी 100 रुपया ही कर लिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अधिक आय वाले को इसमें अधिक प्रॉफिट हो जा रहा है। अतः इस विधि को प्रतिगामी विधि का ही पूरक माना जाता है। और कराधान एवं करापात के आधार पर कर को 2 वर्ग में विभक्त किया गया, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर में क्या हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति या फिर किसी भी संस्था पर कर लगाया जाता है तो वह कर वह व्यक्ति या फिर उसी संस्था के द्वारा अगर दी जाती है तो वही क्या कहलाता है, हम लोग का प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे कि आयकर हो गया, निगम कर, उपहार कर, उत्तराधिकारी शुल्क या फिर संपदा शुल्क। तो ये सब हो गया डायरेक्ट टैक्स हो गया, यानी कि जिस पर लगाया गया वही कर को पे कर रहा है। एक आता है अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर में क्या हो जाएगा, जब किसी व्यक्ति या फिर संस्था पर जो कर अधिरोपित किया जाता है लेकिन उस कर की वसूली अन्य व्यक्ति या फिर संस्था के द्वारा किया जाता है तो वही क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर, यानी कि प्रत्यक्ष कर के उल्टा। और यह कर वस्तु और सेवा पर अधिरोपित किया जाता है तथा उपभोक्ता से कर की वसूली की जाती है, जैसे उत्पाद कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, सेवा शुल्क, ये सब। अब आगे क्या है कि करारोपण की विधि के अनुसार व्यय के लिए भी 3 प्रकार की विधि का वर्णन किया गया है। एक हो गया प्रगतिशील व्यय, एक हो जाएगा प्रतिगामी व्यय और तीसरा हो जाएगा समानुपातिक व्यय। तो प्रगतिशील व्यय में क्या हो जाएगा, इसमें मुख्य रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिक मात्रा में, कमजोर वर्ग के विकास के लिए अधिक मात्रा में व्यय किया जाता है और कमजोर वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रम और योजना एवं परियोजना का भी संचालन किया जाता है। तो वही क्या कहलाता है, प्रगतिशील व्यय। यानी कि कुल मिला के कमजोर वर्ग के विकास के लिए सरकार के द्वारा जो भी व्यय किया जाता है या फिर जो भी कार्यक्रम, योजना या फिर परियोजना का संचालन किया जाता है तो उसके लिए जो व्यय किया जाता है वही क्या कहलाता है, प्रगतिशील व्यय कहलाता है।
और विकासशील देशों के व्यय का सर्वथा प्रगतिशील व्यय का सूचक है, क्योंकि विकासशील देश में मुख्यतः सभी कार्य जनता के लिए यानी कि सार्वजनिक कल्याण के लिए ही किया जाता है। अब है प्रतिगामी व्यय। तो जब कोई अर्थव्यवस्था विकास की उच्च स्थिति प्राप्त कर लेती है तो उस स्थिति में सरकार के लिए जो क्षेत्रीय बाध्यता होती है वो समाप्त हो जाती है और सरकार का व्यय विकास की उच्च स्थिति को कायम रखने के लिए किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यय किया जाता है वो कहलाता है हम लोग का प्रतिगामी व्यय। यानी कि प्रतिगामी व्यय में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था विकास की उच्च स्थिति में आ जाती है और इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए वे जो व्यय करते हैं वही कहलाता है प्रतिगामी व्यय। तीसरा पॉइंट आता है समानुपातिक व्यय। तो इसमें क्या हो जाएगा कि समानुपातिक व्यय में कि जब सरकार द्वारा सभी क्षेत्र में और सभी वर्ग पर समान व्यय नीति अपनाई जाती है, यानी कि जो हम लोग का समानुपातिक कराधान था, यानी कि उसमें सभी आय वाले लोगों को चाहे कम आय हो या फिर ज़्यादा आय हो सभी पर एक जैसा कर लगाया गया था, उसी प्रकार से समानुपातिक व्यय भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सभी क्षेत्र या फिर सभी वर्ग पर समान व्यय नीति को अपनाया जाता है, यानी कि किसी भी विशेष वर्ग या फिर क्षेत्र को संरक्षण देने की नीति इसमें स्वीकार नहीं किया गया। और व्यय का आधार सिर्फ और सिर्फ आर्थिक होता है और सामाजिक परिवेश के आधार पर ही आधार को उपेक्षित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के व्यय प्रणाली को समानुपातिक व्यय कहा जाता है। यानी कि 3 प्रकार का करारोपण की विधि के अनुसार व्यय के लिए भी 3 प्रकार है। एक हो गया प्रगतिशील व्यय, यानी कि जिसमें जो व्यय होता है वे अधिकतर कमजोर वर्ग के विकास के लिए किया जाता है। दूसरा प्रतिगामी व्यय, जिसमें क्या हो गया कि कोई भी अर्थव्यवस्था जब विकास की उच्च स्थिति में आ जाता है तो उसी स्थिति को कायम रखने के लिए जो व्यय करता है वो कहलाता है प्रतिगामी व्यय। और समानुपातिक व्यय में क्या हो जाएगा कि इसमें क्षेत्रीय असमानता नहीं देखी जाती है। इसमें सभी क्षेत्र के सभी वर्ग को समान व्यय नीति को अपनाया जाता है और सामाजिक परिवेश के आधार पर उपेक्षित कर दिया जाता है और इसको सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर ही व्यय किया जाता है। तो इस प्रकार का व्यय प्रणाली समानुपातिक व्यय कहलाता है। अब आगे है कि लोकवित्त का संबंध सरकार के आय और व्यय की नीति से। हम लोग लोकवित्त में पढ़े हैं कि जो भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर स्थानीय सरकार के आय व्यय टोटल जो है वो लोकवित्त के अंतर्गत ही आता है तथा कराधान एवं व्यय इसके प्रमुख तत्व हो जाते हैं। और सामान्य रूप से प्रगतिशील कर व्यवस्था एवं प्रगतिशील व्यय व्यवस्था का उत्तम व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि कमजोर वर्ग के विकास के लिए, खास करके विकासशील देशों में, क्योंकि यह व्यवस्था लोकतांत्रिक एवं सामाजिक न्याय के मूल्य पर आधारित है तथा निम्न वर्गों एवं दुर्बल वर्गों को संरक्षण प्रदान होता है। अतः यह व्यवस्था ही वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लें कि कर क्या है, यानी कि सरकार अपने नागरिक के द्वारा एक निश्चित धन की वसूली करती है जिसका प्रयोग वे राष्ट्र हित में करते हैं, वही क्या कहलाया, कर कहलाया। अब कर निर्धारण करने की बहुत सारी विधि थी, जैसे कि प्रगतिशील कर हो गया, अप्रगतिशील हो गया और समानुपातिक कर हो गया, और इसी प्रकार से हम लोग व्यय भी देखें। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है मूल्य वर्धित कर, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, ये क्या है और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो मूल्य वर्धित कर या फिर वेट क्या हो गया, तो जिसमें वस्तु और सेवा पर यह एक प्रकार का उपभोग कर है जो कि इसके प्रत्येक सोपान पर या फिर प्रत्येक चरण में लगाया जाता है, जहाँ पर प्रारंभिक उत्पादन से लेकर बिक्री के बिंदु तक के मूल्य को जोड़ा जाता है। तो वही क्या कहलाता है हम लोग का वेट कहलाता है, वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है। तो उत्पादन श्रृंखला में प्रत्येक सोपान पर वस्तु के कुल मूल्य के बजाय संवर्धित मूल्य के आधार पर कर राशि का आकलन करना ही क्या कहलाता है, मूल्य वर्धित कर कहलाता है। और वेट विधि का प्रतिपादन जो था वो जॉर्ज विल्हेम वॉन साइमन नाम का जर्मन अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1918 में किया था। जबकि वेट को सबसे पहला अपनाने वाला देश फ्रांस था, जो कि 1954 में अपनाया था। और 1986 में केंद्र सरकार ने दीर्घकालीन राजकोषीय नीति अपनाई और इसके तहत भारत में कई चरणों में वेट प्रणाली को लागू किया गया। तो वेट क्या हो गया कि किसी भी वस्तु या फिर सेवा के उत्पादन के प्रत्येक सोपान पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाया, वेट कहलाया, जिसको अपनाने वाला सबसे पहला देश क्या हो गया, फ्रांस हो गया। और केंद्र सरकार के द्वारा 1986 में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति बनाई गई, जिसके तहत बहुत सारे चीज़ों में वेट प्रणाली को लागू किया गया। तो पहले चरण में सिर्फ उत्पाद शुल्क के मामले में ही वेट को लागू अपनाया गया और इस मूल्य वर्धित कर प्रणाली को संशोधित मूल्य वर्धित कार्यक्रम यानी कि मोड वेट भी कहा गया। फिर आता 1998 का समय आता है, जिसमें सरकार ने नीतिगत घोषणा की और दीर्घकाल में 16% कर की दर रखी जाएगी
और बाकी दरों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। और केंद्र सरकार की मूल्य वर्धित कर पद्धति के तहत इसे सैनवेट का नाम दिया गया। फिर 2003 का समय आता है जिसमें स्टेट वेट लागू किया गया और विक्रय कर के मामले में वेट प्रणाली को अपनाया गया और इस प्रणाली को अपनाने वाला हरियाणा पहला राज्य बना, जबकि 2008 में वेट को अपनाने वाला उत्तर प्रदेश अंतिम राज्य बना था। तो वेट को भारत में कई चरणों में लागू किया गया। सबसे पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ उत्पाद शुल्क में लाया गया और इसे मूल्य वर्धित कर प्रणाली को संशोधित मूल्य वर्धित कर कार्यक्रम कहा गया था। फिर 1998 में सरकार ने दीर्घकाल में 16% तक कर की दर रखेगी ऐसी घोषणा की और बाकी कर की दरों को धीरे धीरे समाप्त कर दी जाएगी और बाद में सरकार ने इसका नाम सैनवेट दे दिया। फिर 2003 में स्टेट वेट लागू किया गया और स्टेट वेट सबसे पहले लागू करने वाला राज्य हरियाणा बना और सबसे अंतिम राज्य यूपी बना। अब वेट की विशेषता क्या है? तो वर्तमान में 150 से अधिक देशों में वेट प्रणाली प्रचलित है और भारत में भी 2005-06 में इस प्रणाली को अपनाया गया था। और इस प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या हो गई? तो इसमें कर पर कर की संभावना नहीं होती है, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता, जिससे कि वस्तु के मूल्य में करारोपण से अधिक वृद्धि की संभावना भी नहीं होती है। वस्तु का मूल्य इसमें नियंत्रित रहता है, जिससे निम्न आय वर्ग वाले लोगों के क्रय शक्ति में भी वृद्धि होती है, क्योंकि अगर टैक्स ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा तो वैसी स्थिति में निम्न आय वर्ग वालों का बजट ज़्यादा होगा। फिर क्या है कि भारत जो कि राज्यों का संघ है और अप्रत्यक्ष करों की वसूली राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और कर की प्रतिशतता जो प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है, जिससे कोई वस्तु किसी राज्य में सस्ता होती है तो कोई वस्तु किसी राज्य में काफ़ी महंगा हो जाती है। जबकि वेट प्रणाली अगर लागू किया गया तो राज्य के समरूप कर व्यवस्था को लागू किया जा सकता था। फिर भारत में सर्वाधिक कर की चोरी अप्रत्यक्ष कर से ही होता है और लेकिन वेट को लागू होने के बाद इसको नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि जो कर की चोरी हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वेट प्रणाली में करों की दोहरी समीक्षा की जा सकती है, अतः कर चोरी की संभावना को नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट हो गया कि वेट प्रणाली जीएसटी का आधार है और वेट प्रणाली के क्रमबद्ध विकास के स्वरूप ही जीएसटी को लागू किया जा सकता है, यानी कि वेट अगर लागू नहीं होगा तो जीएसटी को भी लागू करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे भारत में 2005-06 में वेट को लागू किया गया था और परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया। अब ये सब हो गया क्या? वेट की विशेषता हो गई। अब है कि वेट राज्य के विषय के अंतर्गत है और केंद्र सरकार द्वारा वेट को लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं, यानी कि वेट जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य विषय में आता है। तो यह किसी राज्य को वेट लागू करने से राजस्व की हानि होती है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर झारखंड में वेट लगाया जाता है, परिणाम स्वरूप झारखंड के सरकार को राजस्व की हानि होती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें एकमुश्त में सहायता प्रदान की जाएगी। फिर उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं, जहाँ पर विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा वेट को लागू करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई। फिर राज्यों में वेट से संबंधित जानकारियों को प्रसारित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की गई। तो ये सारे उपाय हो गए जो कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में वेट को लागू करने के लिए किया गया था। अब भारत में वेट को लागू करने का सकारात्मक प्रभाव भी परिलक्षित हुआ, क्योंकि 2005 और 2006 में राज्यों के राजस्व में 13.8% की वृद्धि देखी गई। वही 2008 और 2009 में ये 13 से बढ़कर 19.1% की वृद्धि हो गई, जिसको वेट के लगाने के बाद देखा गया। अब क्या आरंभ में कई राज्यों को आशंका था कि वेट लागू होने से राज्य का सकल कर ग्रहण में कमी आएगी, लेकिन यह आशंका वेट के क्रियान्वयन के पश्चात, यानी कि जब 2008 और 2009 में जब रिपोर्ट आया तो उसके बाद 19.1% की वृद्धि देखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की जो भी आशंका थी वो खत्म हो गया, क्योंकि वेट के लागू होने के पश्चात राज्यों में सकल राजस्व में निरंतर वृद्धि के संकेत प्राप्त हुए। और वेट प्रणाली तकनीकी रूप से एक जटिल प्रणाली है, लेकिन इस प्रणाली से सरकार एवं आम जनता दोनों को लाभ प्राप्त होता है तथा यह प्रणाली दोहरे कराधान प्रणाली की संभावनाओं को भी समाप्त कर देता है। अतः यह प्रणाली परंपरागत प्रणाली से एक बेहतर प्रणाली है। इस प्रकार से वेट हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का, वेट देख लें। अब आता है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, इसकी संरचना क्या है और इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। तो बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर जो 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया और अभी हम लोग पढ़ें कि वेट के लागू होने के बाद ही जीएसटी को लागू करना संभव हो पाया था, क्योंकि वेट 2005-06 में आ गया था और परिणाम स्वरूप 2017 को जीएसटी लागू किया गया। और आज़ादी के बाद यह देश के सबसे बड़े कर सुधार के रूप में देखा जा रहा है। तो वास्तव में वस्तु और सेवा कर वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग पर लगाया जाने वाला
एक गंतव्य आधारित कर है और इसे विनिर्माण से अंतिम उपभोग के सभी चरणों पर कर लगाने के लिए प्रस्तावित किया जाता है और पिछले चरण में चुकाए गए कर को अलग करने के लिए क्रेडिट प्राप्त किया जाता है। संक्षेप में केवल मूल्य संवर्धन पर ही इसमें कर लगाया जाता है और कर बोझ अंतिम उपभोक्ता को वहन नहीं करना होता। तो जीएसटी क्या हो गया? तो जो भी देश में या फिर अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है उस पर लगने वाला कर क्या है? जीएसटी है। और सरकार की ऐसी मान्यता है कि वस्तु हो या फिर सेवा, दोनों के ऊपर एक ही प्रकार का कर लगना और दोनों के ऊपर कर की दर भी एक ही समान होना, यानी कि कुल मिला के पूरे देश में एकीकृत कर प्रणाली होना काफ़ी आवश्यक है। और यूरोपीय यूनियन में भी यह व्यवस्था प्रचलित है। भारत में पहली बार 6-7 के बजट में जीएसटी की बात की गई थी, जिसे लागू करने का लक्ष्य 2010 तक रखा गया था, लेकिन इसमें राज्य सरकार की सहमति नहीं हो पाई और परिणाम स्वरूप उस समय जीएसटी लागू नहीं हो पाया। फिर केंद्र में मोदी सरकार आई और यह 1 जुलाई 2017 को लागू करने में सफल रही। अब कि जीएसटी से जुड़े प्रावधान क्या हो गया? तो बहुत सारे वस्तुएं हैं जो जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे कि मानव उपभोग के लिए शराब जीएसटी से बाहर है। 5 पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल या फिर प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन, ये सभी, और साथ ही साथ विद्युत, तो ये सभी चीज़ को जीएसटी से बाहर रखा गया। और जीएसटी परिषद के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किस तिथि को जीएसटी में शामिल किया जाएगा ये सारा चीज़, और तब तक इन वस्तुओं के संबंध में मौजूदा कराधान प्रणाली यानी कि वेट और केंद्र उत्पाद शुल्क अस्तित्व में जारी रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे कि शराब हो गया, पेट्रोल हो गया, विद्युत हो गया। अब आ गया था जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि जीएसटी परिषद या फिर जीएसटी काउंसिल का गठन राष्ट्रपति करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? तो वस्तु और सेवा के एकीकृत और समन्वित बाजार का विकास करना। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि जीएसटी परिषद का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति, जबकि इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। अब केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी का वर्गीकरण। तो केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी, इन दोनों को एक साथ प्रत्येक वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ वस्तु जिनको जीएसटी के दायरे में रखा नहीं गया है उनको छोड़कर, और दोनों पर एक कीमत या फिर मूल्य पर लगाया जाएगा। राज्य वेट के विपरीत, जिसके अंतर्गत वस्तु के मूल्य में सेन वेट जोड़कर वेट लगाया जाता था। और सीजीएसटी के प्रायोजन के लिए देश के भीतर आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता के स्थान का कोई भी अर्थ नहीं है, और ऐसे में ऐसे जीएसटी तभी लगाया जाएगा जब आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता एक ही राज्य के भीतर स्थित। यानी कि अगर हम झारखंड में हैं और झारखंड में भी अगर किसी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी हमको सीजीएसटी देना ही पड़ेगा। लेकिन एसजीएसटी क्या हो जाएगा कि तो इस स्थिति में, यानी कि एसजीएसटी में जो आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति प्राप्तकर्ता दोनों अगर एक राज्य में है तो एसजीएसटी उसको लगेगा। और केंद्रीय जीएसटी और आईजीएसटी का करारोपण और प्रशासन करेगा, जबकि संबंधित राज्य जो होगा वो एसजीएसटी का करारोपण और प्रशासन करेंगे। तो ये केंद्र जीएसटी और राज्य जीएसटी, इसको थ्योरी वाइज लिखना था तो इसको लिख दिया गया है। बाकी इसको डायग्राम से काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उसको समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसको समझ के ही रखे होंगे। तो एक बार थ्योरी को आप लोग देख लीजिएगा। अब आईजीएसटी आता है। तो जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत अंतर राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र द्वारा एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी कर लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है। अब कि जीएसटी की प्रक्रिया से जुड़े अन्य मुख्य प्रावधान क्या है? तो भारत में दोहरी जीएसटी लगाया जाता है, जैसे कि केंद्र स्तर पर सीजीएसटी और राज्य स्तर पर एसजीएसटी लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य का बराबर हिस्सेदारी होती है। और साथ ही साथ 99 वस्तुओं जिस पर वेट लागू नहीं है उन सभी को छोड़कर जीएसटी के दायरे से सभी बाहर होंगे। और फिर देश में सभी करदाताओं को 13 नंबर का एक पैन कार्ड निर्गत कराया जाता है। फिर कि राज्य स्तर पर 10 लाख और केंद्र स्तर पर 1.5 करोड़ तक कुछ विनिर्माण और सेवा उद्यमियों को छूट दिया गया है। मदिरा, पेट्रोलियम पदार्थ, बिजली, रियल एस्टेट, ये सबको इससे बाहर रखा गया। तंबाकू पर जीएसटी लगेगा। सेज के अंतर्गत जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा उस पर शून्य शुल्क रखा गया है। बहुमूल्य वस्तु जैसे कि सोना, चांदी पर कर की एक विशेष दर तय की गई है और त्रिस्तरीय कर की दर तय की गई है। फिर एक अंतर्राज्यीय व्यापार, यानी कि एक राज्य से दूसरा राज्य में अगर व्यापार हो रहा है
तो उस पर भी 1% अतिरिक्त टैक्स का प्रावधान है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया है। जीएसटी पर होने वाले राज्यों के राजस्व हानि की क्षति पूर्ति जो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, और जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि सभी डिसीजन लेंगे। अब कि जीएसटी से क्या क्या लाभ हो सकता है, तो एकीकृत कर के चलते क्या हो गया, कर भार में कमी आएगी। कर भार में कमी यानी कि बड़ी आय में आम जनता का क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होगा, क्योंकि अगर आय ज़्यादा होगा तो क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। कर के ऊपर कर की समस्या यानी कि दोहरी कर में कमी आएगी। कानून में केंद्रीय बिक्री कर को बाहर रखा गया है, जिसके चलते विनिर्माण वस्तु सेवाओं की स्थानीय लागत में कमी, और फिर भारतीय वस्तु और सेवाओं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा बनेगी, यानी कि निर्यात में भी काफ़ी तेज़ी से विकास होगा। राज्य में जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको 10 लाख तक, और केंद्र में 1.5 करोड़ तक के कर में छूट होने से उद्यम अपने उद्योगों को और अधिक विस्तार कर पाएंगे। तो ये सारा हो जाएगा जीएसटी से लाभ। अब कि हानि क्या हो जाएगा या फिर आलोचना क्या हो जाएगा, तो इसके तहत आम लोगों को वस्तु के स्तर पर लाभ, किंतु सेवा के क्षेत्र में हानि होगा, क्योंकि सेवा कर की दर वर्तमान में अधिक रखा गया है, यानी कि इसके तहत उपभोक्ता को सेवा कर के मामले में अधिक भुगतान करना होगा। फिर क्या है कि राज्य की आर्थिक शक्ति जो वो केंद्र के अंतर्गत चली जाएगी, जिसके चलते राज्य केंद्र के ऊपर आर्थिक मोर्चा अधिक निर्भर हो जाएगा। कर बंटवारा में आर्थिक कुशल लोग और तकनीक का उपयोग की जरूरत होगी, यानी कि खर्च में भी वृद्धि आएगी। अब निष्कर्ष रूप में क्या देख सकते हैं, तो देखा जाए तो कर सुधार के समय परिस्थिति की मांग है, क्योंकि विश्व स्तर पर व्यापार के मामले में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिसके चलते वस्तुओं की गुणवत्ता और लागत में भी संतुलन रखना आवश्यक है। और जीएसटी कर सुधार में क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि घरेलू अप्रत्यक्ष कर पूरी तरीके से एकीकृत व सरलीकृत, इससे राजस्व उगाही में तेजी आएगी। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों और उद्यमी एक ही स्थान पर कर देगा, यानी कि उन्हें हर जगह पर कर देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उन्हें कर देने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। अतः जीएसटी व्यवस्था सभी को लाभ देगा, और ऐसा समीक्षकों के द्वारा माना जा रहा है। और इसी के साथ हम लोग का लोकवित्त और कर ये चैप्टर खत्म होता है, और टोटल 6 चैप्टर हम लोग का इकोनॉमिक्स का सेक्शन ए में कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।